अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियाई के ऊपर। जैसे कि हमने पहले एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया था, एटम के रेडियस के बारे में हमने पढ़ा था कि एटम का रेडियस जो है या एटम का जो साइज़ है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज़ होता है। वजह पड़ी थी क्योंकि हर पीरियड के अंदर एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और साथ साथ न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश भी कम होती जाती है और एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। इसके अलावा हमने पीरियड के अंदर भी डिस्कस किया था कि पीरियड के अंदर एक ही पीरियड के अंदर मूव करते हुए लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। इसकी वजह भी हमने पढ़ी थी कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो सेम पीरियड के अंदर शेल वही रहता है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहता है। जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इसी तरह से वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जाती थी, जिसकी वजह से एक नतीजा निकाला था हमने कि जब पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश भी वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी लेफ़्ट टू राइट, तो जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाते थे। वो तो थे एटम के साइज। अब हमने पढ़ने हैं आयंस के साइज। तो आयंस बेटा आपको पता होंगे दो तरह के होते हैं। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो वो बन जाता है कैट आयन। इसी तरह से जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो तब वो बन जाता है एनायन। तो कैटायन और एनायन के रेडियस को हमने डिस्कस करना है। तो कैटायन और एनायन के रेडियस को हम बोलेंगे आयनिक रेडियाई। क्या बोलेंगे बेटा? आयनिक रेडियाई। तो इनको हमने स्टडी करना है। तो बेटा आयंस जो हैं, आयनिक रेडियाई जो हैं वो हमेशा जो है आयंस के रेडियस स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटा? तो आयंस जो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयंस बनते हैं, कैटायन बनते हैं, वो स्फेरिकल फॉर्म में। इसी तरह से एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन बनते हैं, आयन बनते हैं, वो भी स्फेरिकल फॉर्म में। तो उनका रेडियस आपने पढ़ना है। तो इसका रेडियस बेटा जी पहले हम इनके बारे में कैटायन और एनायन के रेडियस के बारे में बात करते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारे पास आयन दो तरह के हैं, कैटायन और एनायन। उसके बाद हम जो है इनके रेडियस कैटायन और एनायन के जो रेडियस हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके इंडिविजुअली कैटायन के रेडियस के बारे में बात करते हैं, फिर उसके एनायन के बारे में रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो बेटा कैटायन पॉजिटिव आयन जो है उसका जो रेडियस होता है वो रेडियस जो है नॉर्मल एटम, जब वो कैटायन नहीं बना होता एटम, ये एक एटम है, जब ये कैटायन बनेगा तो इस एटम का साइज बड़ा है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसका साइज स्मॉल हो जाएगा। जी बेटा, तो ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैटायन का साइज जो है अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। कैटायन का साइज, पॉजिटिव आयन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होता है। वाई क्यों स्मॉलर होता है? तो बेटा इसकी वजह है, ये एक एटम है, इसने कैटायन बनना है, आयन बनना है, पॉजिटिव आयन बनना है, तो एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। मे बी वो एटम फर्स्ट ग्रुप का एटम हो। बेटा गौर से सुनिएगा, फर्स्ट ग्रुप का एटम, उसके वैलेंस शेल, ये फर्स्ट ग्रुप का एटम, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही था और वो भी लूज हो चुका। क्या ये शेल रहेगा? शेल नहीं रहेगा। तो शेल में आल्सो बी रिमूव्ड विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा क्यों होता है? वो इस वजह से होता है वैलेंस शेल में आल्सो बी रिमूव्ड विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनके आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं तो बेटा उनका शेल ही रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा शेल भी नहीं रहेगा। दूसरी वजह, जब आप किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं
तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी जो इलेक्ट्रॉन उस शेल में बच जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की कशिश बढ़ जाती है। क्यों? बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो उतने हैं जितने पहले थे। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है 6 और बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। आपने पॉजिटिव चार्ज को नहीं छेड़ा, इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर लिया है, इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया। बेटा ये एटम एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी बच गई? अब पहले थी 6, अब कितनी बच गई है? 5। और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 6। अब इन दोनों में बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है। बैलेंस क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो चुका है। पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से न्यूक्लियस की जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। जी बेटा, तो जो रिमेनिंग, जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनको न्यूक्लियस मजबूती से पकड़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ जी, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी पहले की निस्बत, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज, आयनिक साइज एटॉमिक साइज की निस्बत रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। इसकी एग्जांपल जो है, ये सोडियम, जब सोडियम एटम की फॉर्म में होता है तो इसका साइज कितना होता है? 186 पिकोमीटर। 186 पिकोमीटर। तो बेटा ये सोडियम एटम है, एटम का साइज है 186 पिकोमीटर। जब इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वैसे मैं बताता हूं कि इस सोडियम एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 11, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी होगी? 11। अब बेटा जब हम इसे आयन बनाएंगे, ये सूरत हाल, इस सूरत हाल के अंदर, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है। पॉजिटिव आयन की तादाद 11 और नेगेटिव आयन की तादाद 10। इनके दरमियान बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है, बैलेंस खराब हो चुका है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, इनकी जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन 11 थे सोडियम के अंदर, जब वो सोडियम आयन बना तो 10 रह गए इलेक्ट्रॉन जब 10 रह गए तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसकी कशिश बढ़ जाएगी। जब इन पॉजिटिव आयन की इनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आयन का साइज कम हो जाएगा। जी, पॉजिटिव आयन का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये एक एग्जांपल आपने साथ लाजमी कोट करनी है। इसके अलावा बेटा जी यहाँ जो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी से जो है रिलेटेड, इसी का दूसरा पार्ट जो है एनाइन के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि एनाइन जो हैं, दूसरी टाइप के जो आयन हैं जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो एनाइन बन जाता है। एनाइन का साइज जो है, एनाइन का साइज बेटा अपने न्यूट्रल एटम के साइज से बड़ा होता है। वाई? लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। एनाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। तो क्यों बड़ा होता है? वजह आपने बतानी है। वजह यह है कि बेटा जब एक एटम के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक एटम है उसके वैलेंस शेल में पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, आप कहें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और एक नया इलेक्ट्रॉन वो लेने जा रहा है नेगेटिव आयन बनने के लिए। जब जो पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और एक नया इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, उनके दरमियान रिपल्शन, बेटा क्या? रिपल्शन की वजह से जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो और जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो, उनमें रिपल्शन क्या होती है? बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है। क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा रिपल्शन की वजह से यह एटम खुद को स्टेबल करने के लिए, उस रिपल्शन को कम से कम करने के लिए अपना जो बाहर वाला रेडियस है उसको ऐसे बड़ा कर लेता है। जी बेटा दोबारा से सुने, एक एटम है कि इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में हैं, एक इलेक्ट्रॉन और आना चाह रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसे कोई न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब ये जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल। अब वो एनर्जी लूज करता हुआ आ रहा है और ये उसे रिपेल कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा क्योंकि वो एनर्जी लूज करता हुआ आ रहा है। और जब इसके अंदर ऐड होगा तो बेटा इन 5 और जो एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है वो
उसके दरमियान रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे रिपल्शन बढ़ेगी तो बेटा इस एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका जो वैलेंस रेडियस है, जो वैलेंस शेल है, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। ये खुद को स्टेबल करने के लिए अपने शेल को इंक्रीज कर लेगा ताकि जो छठा इलेक्ट्रॉन है, जो नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां पर क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके और रिपल्शन को भी कम से कम करने के लिए ये अपने रेडियस को बढ़ा लेता है। तो यही वजह है कि एनाइन का साइज जो है अपने न्यूट्रल एटम से, जब वो न्यूट्रल होता है, उसे एनाइन का साइज बड़ा हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल है बेटा, तो क्लोरीन, जब क्लोरीन एटम की फॉर्म में है, उसका साइज है 99 पिकोमीटर। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 की फॉर्म में जाता है, तो बेटा इसके वैलेंस शेल में पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था 7, इसे क्या करेंगे, रिपेल। ये 1 और 7 के दरमियान रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, जिसको इसने मेंटेन कराना है, स्टेबलाइज कराना है खुद को। तो स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल के रेडियस को बढ़ा लेगा। एक इलेक्ट्रॉन वो इसके अंदर आकर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होना है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है बेटा। ये एक एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आना चाह रहा है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड नहीं है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये खुद की एनर्जी को लूज करते हुए इसका न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करता 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 इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। जब ये इसके अंदर ऐड होगा तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी आयोनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई है। अब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो बेटा अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले 7 थे और जो न्यू इनकमिंग आया है, ये इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस शेल ने खुद को स्टेबल करने के लिए, इस एटम को स्टेबल करने के लिए अपने रेडियस को क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद खुद को स्टेबल करने के लिए, रिपल्शन को कम से कम करने के लिए रेडियस बढ़ जाएगा। तो एनाइनिक रेडियस न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, और ये आपके पास एग्जाम्पल भी लाजमी कोट करनी है। इसके बाद है बेटा जी पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनिक रेडियाई को हमने बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनिक रेडियाई को देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर तमाम एटम, तमाम एलिमेंट जो टॉप टू बॉटम आप मूव करते आएंगे, तो उनके अगर आयनिक रेडियस के ऊपर चार्ज हो सेम +1 चार्ज हुआ, तो तब उनका आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स अगर टॉप टू बॉटम आप देखें और सबके ऊपर चार्ज +2 हो, तो तब उनका आयनिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। सेम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 8 तक सेम ट्रेंड है कि आयनिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, जबकि उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज एक जैसा हो, तो तब वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेम ट्रेंड है बेटा जी, सेम यही बात पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के अंदर, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएं और लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हर एक एलिमेंट के ऊपर चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, सेम अगर है, अगर तो सेम है, तो फिर क्या होगा, फर्ज करें सोडियम के ऊपर भी +1, इसी तरह से मैग्नीशियम के ऊपर भी +1, एल्यूमिनियम के ऊपर भी +1, इसी तरह से आगे चलते जाएं, सब के ऊपर चार्ज अगर सेम हो, तो तब इनके आयनिक रेडियस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे बेटा, कम होते जाएंगे। लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं, और टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, जब उस ग्रुप के मेंबर के ऊपर चार्ज सिमिलर हो तब। उसके बाद है बेटा जी कोवेलेंट रेडियाई, हमने पढ़ना है आज। कोवेलेंट रेडियाई भी बिल्कुल सेम ऐसे होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कोवेलेंट का मतलब को मीन इकट्ठे, म्यूचुअल, और वैलेंट मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। हाँ जी बेटा, कोवैलेंट क्या होता है, कोवैलेंट, हाँ जी, को मीन इकट्ठे, वैलेंट मीन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे रहकर कोई बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोला जाता है बेटा? फर्ज करें ये एक एटम है हाइड्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, ये एक दूसरा एटम है हाइड्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रह रहे हैं एक ही बॉन्ड में, तो इस बॉन्ड को बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दो एटमों के इकट्ठे रह जाएं तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा जी कोवैलेंट रेडियाई को हमने डिस्कस करना है, कोवैलेंट रेडियाई को पढ़ना है हमने। कोवैलेंट रेडियाई होता क्या है? देखें बेटा, दो बॉन्डेड एटम, ये दो एटम हैं, ये दोनों बॉन्डेड हैं, एक दूसरे के अंदर बॉन्ड बना चुके हैं, ओवरलैप कर चुके हैं। तो इनके दो बॉन्डेड एटम कैसे बॉन्ड बनाया? कोवैलेंटली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिलाकर इन्होंने क्या बना लिया है? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्डेड एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियानी फासला, दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियानी फासले को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियाई। दो को बॉन्डेड एटम, वो भी म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्डेड एटम, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियानी फासले को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियाई। ये हाइड्रोजन के दो एटम हैं तो इनका कोवैलेंट रेडियाई आता है 75.4 पिकोमीटर। इन दोनों हाइड्रोजन के बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको वो कितना है? 75.4 पिकोमीटर। ये है इसका कोवैलेंट रेडियस। डेफिनेशन क्या है बेटा? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन किस चीज के? सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। तो बेटा आपने एक का अगर मालूम करना है, एक हाइड्रोजन का कोवैलेंट रेडियाई मालूम करना है, तो बेटा इसको कैसे मालूम करेंगे? ये जो आपके पास डिस्टेंस है दो बॉन्डेड कोवैलेंटली हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, इसके डिस्टेंस को आपने क्या कर लेना है? हाफ। तो ये हो जाएगा एक का, ये एक हाइड्रोजन एटम का कोवैलेंट रेडियाई, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का कोवैलेंट रेडियाई। तो ये आपके पास कोवैलेंट रेडियाई। इसकी एग्जांपल है बेटा कार्बन और क्लोरीन CHCl3 के अंदर मॉलिक्यूल है CHCl3। तो इसके अंदर कार्बन और क्लोरीन का कोवैलेंट बॉन्ड हमने मालूम करना था। तो कोवैलेंट बॉन्ड बेटा कार्बन का कोवैलेंट रेडियाई हमें पता था और क्लोरीन का हमने मालूम करना था। तो कैसे मालूम कर सकते हैं? टोटल हमें पता था कार्बन और क्लोरीन का कितना है? 176.7 पिकोमीटर। उसमें से आप कार्बन का निकाल देंगे तो बाकी क्या आ जाएगा? क्लोरीन का कोवैलेंट रेडियाई। तो बेटा कोवैलेंट रेडियाई, इसके अलावा कोवैलेंट रेडियाई आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर कोवैलेंट रेडियाई जो है बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे एटॉमिक रेडियाई है, जैसे आयनिक रेडियाई है। यानी कि मैं बताता हूं कि क्या होगा। ग्रुप के अंदर कोवैलेंट रेडियाई जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज होगा और पीरियड के अंदर क्या होगा? डिक्रीज होगा। जी बेटा बिल्कुल सेम वैसे ही एटम के रेडियस की तरह से कि कोवैलेंट रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते जाएंगे किसी एक ग्रुप में के अंदर, और किसी एक पीरियड के अंदर कोवैलेंट रेडियाई क्या होते जाएंगे? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये इनका पीरियोडिक ट्रेंड है। इनकी डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है। दो कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए से बॉन्डेड सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियस का जो फासला है दरमियानी, उसको आपने हाफ करना है। तो ये क्या आ जाता है? एक एटम का कोवैलेंट रेडियाई। ठीक है बेटा? तो ये कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? दो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड सिमिलर एटम्स का जो न्यूक्लियस का फासला है दरमियानी, उसका हाफ होता है कोवैलेंट रेडियाई। ठीक है बेटा? तो ये आपने बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन थे आयनिक रेडियाई के अंदर। कैटायनिक साइज स्मॉलर क्यों होता है न्यूट्रल एटम से, और एनायनिक साइज बड़ा क्यों होता है न्यूट्रल एटम से, और इसकी डेफिनेशन और ये चंद एक जो पॉइंट्स हैं ये आपने MCQs के हवाले से देखने हैं लाजमी। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। कोई मसला हो तो बाद में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।